सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सही होंगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण, खास करके राजवंश, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण शासकों के बारे में, ठीक है। इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडो ग्रीक या यवन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इसका समय काल 2 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ठीक है ना। इंडो ग्रीकों ने भारत पर 2 ईस्वी शताब्दी पूर्व आक्रमण किया था। डिमेट्रियस प्रथम जो थे इस आक्रमण का नेतृत्व करता थे, और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। मुख्य विशेषताएं क्या रहा, इन्होंने जो इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया भारत पर, इसका क्या विशेषता है, क्या प्रभाव पड़ा भारत की भूभाग पर। सांस्कृतिक प्रभाव, इसका जो सांस्कृतिक प्रभाव, यूनानी संस्कृति का आगमन हुआ, क्योंकि जो विदेशी लोग थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो उन्होंने उन लड़ाई के साथ अपने धर्म को भी स्थापित किया भारत में। भारतीय कला, वास्तुकला और सिक्कों पर भी इन्होंने अपना प्रभाव डाला। ये भारतीय यूनानी संस्कृति के विकास का युग था, ठीक है ना। धार्मिक योगदान क्या रहा, इंडो ग्रीक ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया, ठीक है ना। इंडो ग्रीक ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। राजा मिनांडर, जो मिलिंद भी कहलाता है, ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो गया, और उनका संवाद बौद्ध भिक्षु नौर बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ हुआ, ठीक है ना। मिलिंद पन्ह ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि जो इंडो ग्रीक जो विदेशी आक्रमणकारी था मिनांडर, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किसमें किया था, बौद्ध धर्म में करवा के। और जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, इसके साथ इसका वार्तालाप हुआ। इसका जो जिक्र मिलता है मिलिंद पन्हा में मिलता है। सिक्के पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने यूनानी और प्राकृतिक भाषाओं में सिक्कों का प्रचलन करवाया। उनके सिक्कों पर शासकों के चित्र अंकित होते थे, जो कला की प्रगति को दर्शाते हैं। यानी कि जो राजा हुआ करता था उसका चित्र सिक्कों पर अंकित हुआ करता था। और इसका जो पतन कैसे हो गया, इंडो ग्रीक का पतन का प्रमुख कारण क्या रहा, शक और पार्थियन आक्रमणों के कारण इंडो ग्रीक का पतन हो गया। जो शक थे उन्होंने आक्रमण किया, तो इंडो ग्रीक पराजित हो गया। अब हम लोग शक यानी जिसे सिथियंस भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका समय काल, शकों ने 1 शताब्दी ईसा पूर्व भारत में प्रवेश किया। वे सेंट्रल इंडिया से आए थे, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है वे सेंट्रल इंडिया से आकर यहाँ विस्थापित होकर भारत आए, ठीक है। और जो सीथियंस आए, इसका क्या विशेषताएं रहा, क्या विशेषताएं यानी क्या प्रभाव पड़ा भारत के भूभाग पर। क्षेत्रीय विस्तार, शकों का राज्य पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत तक फैला था। उज्जैन इसकी राजधानी बना था। प्रमुख शासक, इसका प्रमुख शासक रुद्रदामन प्रथम, जो इसका शताब्दी 2 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 2 ईस्वी माना जाता है, ठीक है ना, पूर्व नहीं। सबसे प्रसिद्ध शासक थे रुद्रदामन प्रथम। उन्होंने गिरनार अभिलेख में अपना प्रशासन और युद्ध का विवरण भी दिया है। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा, शकों ने भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया। जो शक लोग, विदेशी लोग आए, तो उन्होंने भारतीय धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। सातवाहनों से संघर्ष, शकों और सातवाहन राजाओं के बीच बार बार युद्ध हुआ करता था। अब अगला शासक है पल्लव, जो इसका उत्पत्ति माना जाता है। पल्लव मूलतः सातवाहनों के सामंत थे। उन्होंने 3 शताब्दी ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसका क्या विशेषताएं रहा, भारत के भूभाग पर। क्षेत्रीय अधिकार, उनका राज्य
उनका राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हिस्सों तक फैला था। कला और वास्तुकला पे में भी इसका प्रमुख योगदान रहा। पल्लवों ने द्रविड़ स्थापत्य शैली को विकसित किया। महाबलीपुरम में उनके द्वारा निर्मित रथ मंदिर और शिल्पकला उनके योगदान को दर्शाते हैं। इसके प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम उनके प्रसिद्ध शासक हुए। इसका पतन जो 9 ईस्वी शताब्दी में इसका पतन चोलों ने उन्हें पराजित कर दिया। किसे? पल्लवों को। अगला शासक है कुषाण। इसका इसका शासन काल माना जाता है 1 शताब्दी से 3 शताब्दी ईस्वी, ठीक है ना। प्रमुख शासक कुषाण वंश की स्थापना मध्य एशिया की यूजियाई जनजाति ने की थी। वे भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहे। इसका प्रमुख शासक जो था कुलूजा कॉन्फिडेंस, यानी कि कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे कुलूजा कडफिसेस। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक रहा। कनिष्क प्रथम की तिथि और उपलब्धियां क्या क्या रहा। शासनकाल कनिष्क शासनकाल 78 ईस्वी से शुरू माना जाता है। यह वर्ष शक संवत का प्रारंभिक वर्ष भी था, यानी कि 78 ईस्वी में इन्होंने ही जो शक संवत जो कैलेंडर है भारतीय कैलेंडर का इन्होंने यहाँ से स्टार्टिंग माना जाता है 78 ईस्वी से, ठीक है। क्षेत्रीय विस्तार कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर गंगा के मैदान तक फैला था। इसमें कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश के हिस्से भी शामिल थे। सांस्कृतिक योगदान और जो क्षेत्रीय विस्तार में इसका राजधानी पेशावर और मथुरा था, ठीक है। सांस्कृतिक योगदान क्या रहा। कनिष्क बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। इस संगति में बौद्ध धर्म के महायान शाखा का औपचारिक विकास हुआ। उनके शासन काल में गांधार कला का विकास हुआ। यह कला शैली यूनानी, रोमन और भारतीय तत्वों का एक संयोजन था। धार्मिक सहिष्णुता, उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ साथ शैव धर्म और पारसी धर्म को भी प्रोत्साहित किया। व्यापार और अर्थव्यवस्था, उनका साम्राज्य रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रोड का मुख्य केंद्र था। इससे भारत का व्यापार चीन, मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से जुड़ा था। उनके सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र अंकित थे जो उनकी उन्नत टकसाल प्रणाली को दर्शाते हैं। विरासत, कनिष्क की कला, धर्म और व्यापार के प्रांत संरक्षण ने भारतीय इतिहास को समृद्ध बनाया। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इन सारे शासकों ने जैसे इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाणों क्या के आक्रमण और शासन ने भारतीय संस्कृति, कला और व्यापार को गहराई से प्रभावित किया। विशेष रूप से कनिष्क प्रथम ने बौद्ध धर्म, गांधार कला और व्यापार में अमूल्य योगदान दिया, जिससे उनका काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग रूप में स्मरणीय है, ठीक है ना। तो ये वीडियो यहीं भी समाप्त होता है, ठीक है। आपको यदि ये सारे वीडियो लेक्चर देखना है तो प्लेलिस्ट में भी जाके शुरू से एंशियंट हिस्ट्री का क्लास कर सकते हैं, वो ये बिल्कुल फ्री में। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं दूसरे